हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। एक नया क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इनमें से, तो अच्छे से करके जाइएगा। और मैंने सेकेंड टर्म के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं और सभी चैप्टर की ईजी तरीके से समरी भी करा रखी है। आप उन्हें भी देख सकते हैं। उन्हीं में आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप देखिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त उन आदर्शों की व्याख्या कीजिए जिनको भारत के संविधान का निर्माण करते समय ध्यान में रखा गया था। तो इसका आंसर है संविधान संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इनमें निम्नलिखित बातें कही गई थी। पहला, भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र है। दूसरा, भारत राज्यों का एक संघ होगा जिनमें ब्रिटिश के अधीन रहे भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य तथा भारत संघ में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले अन्य राज्य शामिल होंगे। तीसरा, भारत संघ के क्षेत्र में स्वायत्त इकाइयाँ होंगी। चौथा, प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत संघ तथा इसके अंगों को भी अधिकार तथा शक्तियाँ जनता से प्राप्त होगी। पांचवा, सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा समानता प्राप्त होगी। सभी को धर्म, विचार, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, उपासना, व्यवसाय आदि की मौलिक स्वतंत्रता होगी। छठा, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं कबीलों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवां, गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता और इसके प्रभुसत्ता संबंधी सभी अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के नियमों तथा न्याय के अनुसार बनाए रखा जाएगा। आठवां, भारत राज्य विश्व शांति तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देने में अपना पूरा योगदान देगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। जो भी मैं आपको करा रही हूँ सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, और भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित करते थे। इसका आंसर है अल्पसंख्यक से अभिप्राय देश की कुल जनसंख्या से किसी वर्ग अथवा समुदाय के कम अनुपात से है, परंतु संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न समुदाय इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करते थे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मद्रास के वी पोकर बहादुर जैसे कुछ नेता मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहे थे। उनका कहना था कि मुसलमान की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। दूसरा है, एनजी रंगा देश की दबी कुचली जनता को अल्पसंख्यक बता रहे थे। उनका संकेत विशेष रूप से आदिवासियों की ओर था। जयपाल सिंह उनके विचारों का समर्थन कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर तथा कुछ अन्य नेताओं के अनुसार अनुसूचित वर्ग अल्पसंख्यक थे। कुछ अन्य नेताओं के अनुसार हिंदू, मुसलमान, सिख आदि कोई भी समुदाय अल्पसंख्यक नहीं था। उनका मानना था कि वास्तविक अल्पसंख्यक देश के निर्धन जनता है। इसमें क्या कहा गया, मतलब इसी तरीके से बताऊं आपको, तो जितने भी नेता थे जो संविधान बना रहे थे उन्होंने क्या करा कि अल्पसंख्यक कौन है उनके ऊपर विचार किए कि कौन है अल्पसंख्यक। तो किसी ने कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, तो किसी ने कहा कि आदिवासी जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, और जो कुछ और जो नेता थे उनके अनुसार हिंदू, मुसलमान, सिख आदि ये सब लोग अल्पसंख्यक थे। तो इसमें यही बताया गया लोगों के विचार क्या थे अल्पसंख्यक के ऊपर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तथ्य दिए गए। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, मैं आपको कराती हूँ भी। प्रांतों राज्यों के अधिकारों का सबसे शक्तिशाली समर्थन मद्रास के सदस्य के संतनम ने किया।
पहला है इसका, उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पूर्ण वितरण आवश्यक है। यह तख्त एक जिद सी बन गया है कि सभी शक्ति केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्व को राज्यों को सौंप देने से केंद्र अधिक मजबूत हो सकता है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा, ज़्यादा कोई टफ था नहीं जो आपको समझाना पड़े। अब हम आते सेकंड पॉइंट में। हमारे सतनम का मानना था कि शक्तियों का वर्तमान वितरण राज्यों को पंगु बना देगा। राज्य कोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व को छोड़कर अधिकांश कर केंद्र सरकार के अधिकार में है। पैसे के बिना राज्यों की विकास परियोजनाएं नहीं चल सकती। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें राज्यों को केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों सुधार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए भीख दे दीजिए। अच्छा तो यही होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दें और एकात्मक व्यवस्था स्थापित कर दें। हमारा थर्ड है इसमें, संतनम ने कहा कि यदि पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू दिया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। इस स्थिति में कुछ सालों में सभी प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। इस वाले क्वेश्चन में नॉर्मली ये कहा गया है कि अगर हम सारी शक्तियाँ जो केंद्र सरकार को दे देंगे तो जो प्रांतीय जो होगी, राज्य सरकार जो होगी, क्या होगा कि ना उसको केंद्र के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि हमें अपने क्षेत्र में अपने राज्य में कुछ विकास करना है किसी भी प्रकार का, तो पैसे उनसे मांगना पड़ेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि ना केंद्र सरकार को तो अधिक शक्ति दी ही जाए, लेकिन जो प्रांतीय सरकार है उसको भी शक्ति दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार की विकास करता है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था हो गई, साफ सफाई वाली व्यवस्था हो गई, सड़कें बनानी हो गई आदि, बहुत सी प्रकार की चीज़ें हैं जो करना चाहती है अपने राज्य में, अगर वो ना कर सके उसको केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ना दे उसको कुछ तो फिर वो निराश हो जाएगी। तो इसमें ये कहा गया नॉर्मली कि केंद्र सरकार को शक्ति दी जाए और साथ ही साथ राज्य को भी दी जाए। ये जो सारे क्वेश्चन है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस हैं, आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। अभी तो कुछ नहीं, मैं अभी आपको और भी क्वेश्चंस करा रही हूँ। ये अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो बिना टाइम इसके ये भी स्टार्ट करते हैं हम। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आ सकता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। 3 के दशक तक कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हमें एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें लोग आसानी से समझ सकें। हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के मेल से बनी भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग की भाषा थी। इसमें क्या कहा गया, ये जो हिंदुस्तानी जो भाषा है इसमें हिंदी और उर्दू दोनों का ही मिक्सअप है, तो ये काफ़ी इजी भाषा थी, तो ये भाषा में यूज़ करनी चाहिए थी। गांधी जी का ये कहना था। आगे पढ़ेंगे हम। ये एक साझी भाषा थी। ये जो थी एक सरल भाषा थी, साझी भाषा थी, जो विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान में समृद्ध हुई थी। समय के साथ साथ बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्दों और अर्थ इसमें समाते गए और विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग इसे समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा बन सकती है। उनका मानना था कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के साथ उत्तर और दक्षिण के लोगों को भी एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। परिणाम ये हुआ कि भाषा धार्मिक पहचान की राजनीतिक का भाग बन गई, परंतु हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ना आए आपको कोई से भी क्वेश्चन तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे। ये 5 क्वेश्चन है हमारी, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ज़रूर, तो आप इसे अच्छे से करके जाइएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वह कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान के स्वरूप तय किया? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उसको अच्छे से करके जाइएगा। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कर रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्शों 19वीं शताब्दी से ही भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे रूप से जुड़ चुके थे। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा, जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारों ने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया तो वह सामाजिक न्याय का ही समर्थन कर रहे थे। दूसरा इसमें, जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म के सुधार के लिए अभियान चलाया तो वह धर्मों को और अधिक न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों के उत्पीड़न का प्रश्न उठाया अथवा कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वह भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। एक दमनकारी और आवेश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन निश्चित रूप से लोकतंत्र एवं न्याय, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। तो ये क्वेश्चंस हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ना आए समझ में तो आप वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आगे मैं आपको मैप भी डालूंगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।